हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और हेल्दी होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। हम लोग मैनेजमेंट को एज अ साइंस कंसीडर करें, एज एन आर्ट कंसीडर करें, या फिर इसको प्रोफेशन माने, क्या समझे मैनेजमेंट को। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से कि क्या मैनेजमेंट साइंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइंस आखिर होता क्या है, फिर इसके फीचर को समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि साइंस के फीचर को मैनेजमेंट में अप्लाई करके देखेंगे क्या साइंस के फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई हो सकते हैं। अगर हाँ तो मैनेजमेंट साइंस है। चलिए देखते हैं, साइंस के पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। तो यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है साइंस की मीनिंग के बारे में, इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ। जो साइंस है वो क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि एक ऐसी नॉलेज जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरी डिफाइन करी हुई है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर आपको सारे कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगा, और वो सारी बातें क्या होंगी, जनरल ट्रुथ होंगी। जनरल ट्रुथ यानी कि उस नॉलेज से हमेशा सच्चाई ही बयां होती होगी, सच्चाई ही होगी उस हर नॉलेज के अंदर। तो साइंस क्या है, एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज है जिससे सिर्फ ट्रुथ ही एक्सप्लेन होता है। तो इसीलिए साइंस क्या करता है, सिर्फ ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। अब इसके फीचर को जरा जान लेते हैं। इसके मैंने यहाँ पे 3 फीचर लिखे हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब सिस्टमेटिक वे में आपको नॉलेज मिलती है इसमें, यानी कि जो भी बुक्स वगैरह हैं उन सब में आपको सिस्टमेटिक तरीके से एकदम प्रॉपर वे में लिखा होता है साइंस के बारे में। साइंस के जो भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दी रखी होती है। जैसे ग्रेविटेशन है तो उसके बारे में एकदम सिस्टमेटिक वे में नॉलेज लिखी होगी उसके अंदर, यानी कि बातें लिखी होगी उस बुक के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फीचर। देन बात होती है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब ऐसा नहीं है कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हमने आज ही देखा और आज ही हमने बोल दिया हाँ भाई ये आपसे हमारा साइंस का प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह है वो पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते जब तक वो प्रूव ना होते हाँ एकदम पक्का है ये हमारा प्रिंसिपल हो सकता है साइंस का, तो तभी तक वो उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि भाई ये प्रिंसिपल जो होता है साइंस का वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता है। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है, एक कंट्री ने वैक्सीन बना भी ली है, तो उसने पहले क्या करा, पहले एक चरण एक स्टेप का उसने ट्रायल करा, फिर अगले स्टेप का ट्रायल करा, फिर अगले स्टेप का ट्रायल करा, फिर फाइनल जब हुआ तब जाके उसने बोला देखो हाँ भाई ये वैक्सीन कोरोना को खत्म करने में कामयाब रहेगी। तो इसी को बोला गया है कि लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उन्होंने विश्वास किया ना कि हाँ ये बात एकदम सही है, इसको हम फॉलो करेंगे। ऐसे ही ये वैक्सीन सही है, इसको कोरोना मिटाने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया वाले फॉलो करते हैं, जो इंडिया में फॉलो होते हैं, वही प्रिंसिपल यूएस में भी फॉलो होते हैं, रशिया में भी फॉलो होते हैं, पाकिस्तान तक में वही प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार जो प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो गया वो हमेशा हर जगह वैलिड रहेगा। इसीलिए बोला गया है साइंस के प्रिंसिपल हर जगह वैलिड रहते हैं, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड होते हैं। अब बात करते हैं क्या ये साइंस के तीनों फीचर मैनेजमेंट में फिट बैठते हैं कि नहीं, क्या मैनेजमेंट में तीनों बातें होती हैं कि नहीं। तो देखो भाई, पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर वे में सब कुछ नॉलेजफुल बातें होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी। मैनेजमेंट की बुक्स होती हैं, उसके अंदर सारी प्रॉपर
बातें लिखी होती हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाएगा, मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें फॉलो करी जाएंगी। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपको मिल जाती है, इसकी प्रॉपर बुक होती है, उस बुक के थ्रू आपको मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज मिलती है। आप वहां से देख सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा या कौन सा प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल वगैरह होते हैं। आप लोग मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहे हो तो भाई बुक में आपको नॉलेज मिल तो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज मिल रही है ना आपको। तो इसलिए बोला गया है कि भाई मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि ये पहला फीचर तो मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। ठीक है, देन बात आती है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये कह रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड करते हैं। तो अब हम जरा सोचते हैं क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है भाई। आप लोग तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर भी क्या है 14 प्रिंसिपल फ्योल के दे रखे हैं और कुछ प्रिंसिपल टेलर के दे रखे हैं। तो ये सब क्या है, इन लोगों ने पूरा ऑब्जर्व करा होगा ना कि हाँ कि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसके बाद ही इन लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखी होंगी कि कैसा फॉलो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सा प्रिंसिपल लगना चाहिए। तभी ने लिखा होगा ना, ह्यूमन के बिहेवियर को देखते हुए इन्होंने अपनी बातें लिखी होंगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे आया यहाँ पे, ह्यूमन के बिहेवियर को देखते हुए ही आया है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसके बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप करी गई। तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही इसको डेवलप किया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। जैसा उसका पहले ह्यूमन बिहेवियर था उसके हिसाब से ही प्रिंसिपल बनते चले गए। तो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बेस्ड है। लेकिन ये आधा सच है, अधूरा सच है ये। अभी देखो आप कैसे अधूरा सच है। देखो ये हाफ भाई, ये बात तो सच है कि भाई एक्सपेरिमेंट के बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, डेवलप हुए हैं, लेकिन ये भी अधूरा सच है। अब क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तो जरूरी नहीं है ह्यूमन का जो बिहेवियर आज है कल को भी वही रहेगा। आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग दूसरे ह्यूमन काम कर रहे हैं, कल को कोई और ह्यूमन काम करेगा। तो आपने आज के हिसाब से प्रिंसिपल तो बना दिया मैनेजमेंट का कि हाँ आज जो ह्यूमन है हमारे यहाँ पे और उसके हिसाब से प्रिंसिपल फिट बैठ रहा है, लेकिन कल को ह्यूमन का बिहेवियर, भाई इसका बिहेवियर अलग है, उसका बिहेवियर अलग होगा, तो उसके हिसाब से तो प्रिंसिपल भी आज वाला अप्लाई हो ही नहीं पाएगा फ्यूचर के अंदर। तो जब आज वाला प्रिंसिपल फ्यूचर में अप्लाई नहीं हो पाएगा तो फिर काहे का ये कि एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस करता है। ये एक्सपेरिमेंटेशन बेस तो करता है कि हाँ प्रिंसिपल बनता एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, लेकिन हर टाइम हर सिचुएशन के अंदर इसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है कि आज आपने जो एक्सेप्ट कर लिया प्रिंसिपल उसको कल को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट पर वही बेस करना है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है, लेकिन कल को ही मॉडिफाई भी करना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए अधूरा सच है, इसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है। तो इसीलिए ये आधा तो फीचर है भाई, जो प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटेशन में बेस करता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंटेशन में बेस करता है, लेकिन कल को उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। इसलिए हाफ फीचर तो है, आधा फीचर है, लेकिन आधा फीचर नहीं है। ठीक है, देन बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना वो हर जगह यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं, और एक्सपेरिमेंट कैसा, ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो आज जैसा बिहेवियर है कल को ऐसा बिहेवियर रहना जरूरी नहीं है। आज जैसी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन है कल को सिचुएशन हो सकता है अलग हो। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर को एक स्टैंडर्ड टेक्निक बता देता है जिससे मैनेजर क्या करता है हर सिचुएशन में अप्लाई करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टेक्निक अप्लाई ही हो जाए, क्योंकि मैंने बोला सिचुएशन चेंज होती रहती है। सिचुएशन चेंज होती रहती है तो भाई टेक्निक जो उसमें लगाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने बोला ना यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर टोटली डिपेंड करता है, तो जब उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा तो काहेगा यूनिवर्सल। इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का ये वाला फीचर भी नहीं लगेगा इसके अंदर। तो यहां पर देखो सिर्फ एक ही बात क्वालिफाई होती है
एक ही बात क्वालिफाई होती है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट क्या है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब वो कैसे नहीं है भाई, देखो खुद देख सकते हो, दो चीजें में फॉलो नहीं हो रही, एक ही चीज से अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्या है, इन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साइंस की तरह भी है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या हम मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं? तो देखो यहां पे मैंने लिखा दिया आर्ट के बारे में, आर्ट का मतलब क्या होता है। तो इट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। यानी कि जो उसका नॉलेज है उसके हिसाब से स्किलफुल होना चाहिए, उस नॉलेज में उसको मास्टरी होनी चाहिए और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से नया क्रिएट करने वाला भी होना चाहिए टू अचीव डिजायर्ड गोल। यानी कि अब इसको अगर देखें, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज में मास्टरी होने के साथ साथ उसको कुछ नया इनोवेट करना भी आना चाहिए, वही आर्ट होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं आर्ट के फीचर क्या क्या है। 4 फीचर हैं आर्ट के। पहला पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर जो पहला फीचर है भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि कोई पर्सन अगर डांस में अच्छा है तो उसको डांस के बारे में पता होने से क्या क्या स्टेप वगैरह होते हैं डांस के अंदर। सिंगिंग के लिए अगर कोई है तो भाई सिंगिंग में उसको सारे सुर पता होने चाहिए। तो यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ी बहुत होनी चाहिए जिस काम में वो लगा पड़ा है, जो उनकी आर्ट में वो है, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे कुछ भी, कोई सा भी आर्ट क्यों ना हो, ठीक है, उसमें उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उस काम को लेकर। फिर बात आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका? यानी कि कोई पर्सन, जो पर्सन है उस पर्सन का अपना अलग वे होगा, मेथड होगा किसी काम को करने का। जैसे कोई स्पीकर है, ठीक है, वो अपना अलग तरीके से बोलेगा, ठीक है। स्पीकर तो है, वो अपने अलग अंदाज में बोलने का उसका तरीका अलग होगा, पढ़ाने का तरीका अलग होगा, या कोई भी काम करने का तरीका उसका अलग होगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा स्पीकर देखे तो उसका तरीका अपना अलग होगा, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग होगा, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग स्पीकर हमने लिए, दोनों ही स्पीकर हैं, दोनों ही आर्ट में हैं, दोनों का अपना अलग अलग तरीका, यानी कि दोनों की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इसी को बोला गया है कि सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, भले ही वो सेम फील्ड में क्यों ना हो, ठीक है। तो यही है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जो आर्ट है वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पर ही बेस करता है। अगर कोई डांस में माहिर है तो डांस को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, लगातार डांस नहीं करेगा, तब तक उसको अच्छे से डांस नहीं आ पाएगा। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता रहेगा, उतना अच्छा वो डांस में माहिर भी होता जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पर ही बेस करता है आर्ट। फिर क्रिएटिविटी, इसका मतलब है कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, अपनी तरफ से इनोवेट करना। इसका मतलब है कि भाई कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो सिंगिंग वाला क्या जानेगा, सारे गामा जो सुर होते हैं संगीत के, उसके अंदर उस सुर के साथ ही वो अपना कुछ नया ट्यून इन्वेंट कर सकता है, दैट इज क्रिएटिविटी। डांस वाला को डांस आता है, वो अपने हिसाब से कुछ नया स्टेप इनोवेट कर सकता है कि उस स्टेप से वो अब डांस करेगा। तो सब क्या है, क्रिएटिविटी तो है। इसलिए बोला गया आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है। अब देखते हैं क्या ये चारों फीचर जो आर्ट के फीचर हैं, क्या ये चारों मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं? तो देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होती है। आप लोग भी क्या कर रहे हो, थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो ले रहे हो अपनी बुक्स में। बुक्स में लिखा है ना मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, कितने टाइप के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, ये सब क्या है। आप थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले रहे हो, तो मैनेजमेंट के अंदर भी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है, तभी उसके बाद ही आगे वहां की प्रैक्टिकल चीजें भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये हो गया पास, ठीक है, ये एकदम सही है भाई, ये बात सही बोल रहा है कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है मैनेजमेंट के अंदर। फिर बात आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब एक मैनेजमेंट है
इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 मैनेजर हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर। इन दोनों मैनेजर को एक केस दिया गया सॉल्व करने के लिए और इनको बोला गया भाई जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके दिखाओ, जो सॉल्व करेगा उसको बोनस मिलेगा। तो दोनों मैनेजर ने स्टार्ट किया, अलग अलग सॉल्व करना था इनको। दोनों मैनेजर ने अपना सोचना स्टार्ट किया कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक मैनेजर उसका अलग वे होगा सोचने का, किस तरीके से केस को वो देखेगा, तो दूसरा मैनेजर वो अलग तरीके से देखेगा। दैट इज क्या है, सबका अपना सोचने का तरीका अलग हुआ ना, तो इसलिए सब अपने सोचने का तरीका जब अलग है तो सबके अपने अपने आइडियाज आएंगे, नए नए आइडियाज होंगे, उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है सब अपने नॉलेज का यूज करके ही उसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए बोला गया पर्सनलाइज, अपने नॉलेज का यूज करते हुए अपना वे जो भी उनका सोचने का है उसके हिसाब से रिजल्ट को अचीव करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें मैनेजर जो है अपनी नॉलेज के बेस पर रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी पास हो गया हमारे टेस्ट के अंदर। फिर बात आती है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अब जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पर ही बेस करता है, यानी कि जो इस मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर है उसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। अगर कोई फ्रेशर है तो उसको उतनी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से गोल को अचीव करना है। लेकिन यहीं पे अगर उसको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, कंटिन्यूअसली वर्क करेगा, कंटिन्यूअसली लोगों को ऑब्जर्व करेगा, तब जाकर उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज मिलती जाएगी और फिर वो इतना एक्सपीरियंस बन जाएगा वो गोल को तुरंत अचीव कर ले। इसलिए बोला गया जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी मैनेजर की उतना अच्छा रिजल्ट भी अचीव जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये भी हो गया हमारा पास। फिर है क्रिएटिविटी। अब मैंने बोला मैनेजर का, हर मैनेजर का सोचने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग है तो आइडियाज भी अलग अलग आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। तो इसका मतलब है कि हर मैनेजर के दिमाग में आइडियाज है, हम किस तरीके से अपने बिजनेस के गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम एम्प्लॉइज से काम निकलवा सकते हैं। तो ये सब क्या है भाई, क्रिएटिविटी तो है, इनोवेटिव आइडिया से तो आ रहे हैं। तो दैट इज क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी नाम का फीचर भी एप्लीकेबल है। ये भी हमारे टेस्ट में पास हो गया है। इसका मतलब है चारों ही हमारे टेस्ट में पास हो चुके हैं, चारों हो गए पास। तो बस बोल दो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। ये था हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और फिर बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे है, तो प्रोफेशन के पहले मीनिंग जान लेते हैं, क्या मतलब होता है प्रोफेशन का। तो देखो अंदर साफ सी बात मैंने लिखी हुई है, इट मीन्स an occupation which is acquired by training and specialized knowledge। यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो कैसे एक्वायर किया गया हो, ट्रेनिंग के द्वारा और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के द्वारा। यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद और एक पर्टिकुलर नॉलेज, स्पेशल नॉलेज के बाद वो ऑक्यूपेशन में आप आए हो तो प्रोफेशन कहलाता है। अब इसके फीचर क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आपको जिस प्रोफेशन में भी जाना है उस प्रोफेशन के लिए आपको प्रॉपर एक नॉलेज लेनी पड़ती है। तो नॉलेज कहां से मिलेगी सर, बुक से मिलेगी। तो बुक्स के अंदर सारी नॉलेज होती है प्रोफेशन के लिए, या जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारी नॉलेज कहां से मिलती है, बुक्स के थ्रू मिलती है। यहां पर ये हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब। फिर बात आ गई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जो प्रोफेशन है इसके अंदर हर कोई नहीं आ सकता है, हर एरा गैरा नहीं आ सकता है इसके अंदर केवल वही पर्सन आ सकता है जिसने एग्जाम क्लियर करा होगा उस प्रोफेशन से रिलेटेड। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी से रिलेटेड उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई सीए बनना चाहता है तो उसको ICAI का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसी वजह से कि हर कोई नहीं आ सकता, केवल एग्जाम क्लियर करो तभी आप आओगे प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, देन बात आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जितने भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर्स हो, इन सबका एक एसोसिएशन बना होता है जो इनको बताता है किस तरीके से इनको काम करना है। ठीक है, तो फिर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका क्या मतलब है
इसका मतलब यही है किस तरीके से काम करना है उन प्रोफेशनल्स को, जो प्रोफेशन में है उनको काम किस तरीके से करना है, यानी कि बिहेवियर कैसा रखना है। यह है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और ये इनको बताता कौन है कि किस तरीके से करना है, तो ये इनका प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे लॉयर्स होते हैं तो लॉयर्स के लिए कौन सा एसोसिएशन है, तो भैया लॉयर्स के लिए है बार एसोसिएशन। तो ये जो बार एसोसिएशन है यही क्या बोलता है कि भाई किस तरीके से लॉयर्स को बिहेव करना है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है किस तरीके से बिहेवियर रखना है। फिर बात आती सर्विस मोटिव। अब जो भी प्रोफेशन में है उस सबका मोटिव क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, यानी सोसाइटी को प्रॉपर वे में जितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं वो सर्विस देना ही सबका मोटिव रहता है प्रोफेशन के अंदर। तो ये आ गया। अब जरा देखते हैं ये तो फीचर है 5 के 5, क्या ये मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में पूरी एक प्रॉपर नॉलेज होती है, बिल्कुल होती है। आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स के थ्रू आप नॉलेज ले रहे हैं। ये क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आपको उस मैनेजमेंट के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज दे रहा है। तो यानी कि नॉलेज तो मिल रही है आपको, तो इसका मतलब ये तो पास हो गया भाई आपके टेस्ट में। फिर बात आ गई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जो मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या होता है भाई, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन में कैसी भी रही हो, वो मैनेजर बन सकता है। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नाम का फंडा जो है होता ही नहीं है मैनेजमेंट में। तो ये हो गया फेल, क्रॉस कर दो इस पे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजर होते हैं उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता तो है। AIMA नाम है उनके एसोसिएशन का, ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन। ये होता तो है लेकिन जरूरी नहीं है इसमें हर मैनेजर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। यानी कि लीगल तो है भाई, हाँ ये एसोसिएशन है बना हुआ है, लेकिन ये जरूरी एकदम प्रॉपर कंपल्सरी नहीं है कि उस मैनेजर को रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। इसके अंदर उसकी मर्जी है, वो करवाना चाहे तो करवा सकता है, नहीं करवाना चाहे तो नहीं करवा सकता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये भी हाफ है, यानी कि हाफ तरीके से पास हुआ है हमारे इसमें। यानी कि हाफ तो हाँ एसोसिएशन होता है लेकिन प्रॉपर कंपल्सरी नहीं है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, इसीलिए प्रोफेशनल एसोसिएशन हाफ पास हाफ फेल। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, क्योंकि इसमें एसोसिएशन है तो कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा ही होगा, लेकिन ये भी हाफ ही पास हुआ है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मैनेजर ने तो ही उसको ये कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया हुआ तो कोड ऑफ कंडक्ट मानने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए भी हाफ पास हाफ फेल। सर्विस मोटिव, अब जो एक मैनेजर है वो क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, नहीं, वो अपने बारे में भी सोचता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, उसके बच्चे को अच्छे स्कूल मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। तो ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना। वो ये तो नहीं है सोसाइटी के लिए सारा कुछ कर रहा है, वो अपने बारे में भी सोच रहा है। तो दैट इज क्या है कि सर्विस मोटिव नहीं होता इसके अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, वो अपने बारे में भी सोचता है। तो सर्विस मोटिव का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, ठीक है। दैट इज यानी ये हमारा हो गया फेल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पास है कौन फेल है। देखो एक ही पास हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो जब एक ही पास हो रहा है प्रॉपर तरीके से तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है नॉट अ प्रोफेशन। या फिर ये बोल लो इन एग्जैक्ट प्रोफेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था हमारे मैनेजमेंट का नेचर कि भाई वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, और अगर आपको समझ आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या समझ आ गया है और कितना समझ आ चुका है, कितने % आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया है, ठीक है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में आपको बेल आइकॉन या नोटिफिकेशन आइकॉन घंटी सा बना हुआ दिख रहा होगा, तो उसको भी प्रेस कर दे, जोरदार प्रेस करें और नोटिफिकेशन आइकॉन
आपका इनेबल हो जाएगा और आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित क्लासेस। धन्यवाद।